Hello everyone, I am Manvi and I welcome you all to the lecture number 13 of the Java programming series launched by PW Skills. हम देखने वाले हैं लास्ट लेक्चर का रीकैप। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे मेथड्स कि भाई मेथड्स क्या होते हैं कि ब्लॉक ऑफ कोड जो एग्जीक्यूट होते हैं जब उन्हें कॉल किया जाता है। अब मेथड्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं जावा में कि भाई आप एक बार मेथड लिखते हैं और आप बार बार जब भी आपको उसकी ज़रूरत है तो अब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपके कोड को ओवरऑल मेथड्स काफी रीडेबल और मॉड्यूलर बनाते हैं। अब मेथड्स को डिक्लेयर कैसे किया जाता है? पहले लिखते हैं हम एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, कोई भी एक्सेस मॉडिफायर हो सकता है। उसके बाद हम लिखते हैं रिटर्न टाइप कि भाई ये जो फंक्शन है, ये जो मेथड है, ये क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंट, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग या कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। अगर कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा है तो आप वॉइड लिख दीजिए, अगर कुछ रिटर्न कर रहा है तो जो रिटर्न कर रहा है वो लिख दीजिए। फिर हम लिखते हैं मेथड का नाम और फिर जाती है पैरामीटर लिस्ट। ये पैरामीटर लिस्ट खाली भी हो सकती है और कितनी भी आर्ग्यूमेंट्स ले भी सकती है। जैसे सम में अगर हम दो पैरामीटर्स दे दें, इंट ए और इंट बी, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और फिर आती है मेथड की बॉडी कि भाई जैसे इस केस में हमने रिटर्न कर दिया a प्लस बी। और रिटर्न कीवर्ड किस लिए यूज होता है कि रिटर्न करने के लिए काफ़ी इंट्यूटिव है कि भाई रिटर्न करना है तो कुछ उसके लिए रिटर्न कीवर्ड यूज हो जाएगा। अगर आप वॉइड फंक्शन लिख रहे हैं जैसे वॉइड वेलकम, तो उसमें आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लिख रहे हैं तो बस आप रिटर्न और सेमीकोलन लगा दीजिए और आप चाहें तो ना भी लिखें, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इसके अंदर लेट्स से हम प्रिंट कर रहे हैं वेलकम टू फिजिक्स वाला, ठीक है। और हमने पढ़ा था स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड अगर हम लगा दें तो क्या होता है, स्टैटिक कीवर्ड पहली बात एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर है, जिससे क्या होता है कि अगर हमें कोई मेथड कॉल करना है तो हम ऑब्जेक्ट के बिना उसको कॉल कर पाते हैं। जैसे इस केस में पब्लिक एंड सम को, ये जिस भी क्लास के अंदर है, आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट ऑपरेटर लगा के तब कॉल करना पड़ेगा। पर ये जो वेलकम मेथड है, क्योंकि मैंने इसको स्टैटिक बना दिया है तो इसको कॉल करने के लिए अब हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, हम वेलकम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने दो तीन चीजें और पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। पहले पढ़े थे हमने कंस्ट्रक्टर्स कि भाई कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। कंस्ट्रक्टर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ मेथड्स जिनका यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने में। दो तरह के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड। अगर आप पैरामीटर्स पास कर देंगे कंस्ट्रक्टर को तो वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहलाता है। और कंस्ट्रक्टर्स हम ऊप्स के लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और भी तरह के कंस्ट्रक्टर्स होंगे, काफ़ी बातें करेंगे हम कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। दूसरा हमने पढ़े थे एक्सेस मॉडिफायर्स, पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड कि भाई पब्लिक को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, विद इन क्लास, विद इन पैकेज, आउटसाइड पैकेज बाय चाइल्ड क्लास। देखिए हमने ये टेबल बनाई थी लास्ट क्लास में कि भाई प्रोटेक्टेड को आउटसाइड पैकेज सिर्फ चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकती थी, ठीक है। डिफॉल्ट को विद इन क्लास और विद इन पैकेज यूज किया जा सकता था। अगर हम एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफाई ना करें तो बाय डिफॉल्ट उसका जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो डिफॉल्ट ही होता है। और प्राइवेट तो भाई बहुत ही प्राइवेट थे, उनको सिर्फ विद इन क्लास एक्सेस किया जा सकता था। हमने बिल्ट इन लाइब्रेरी मेथड्स भी देखे थे कुछ, जैसे मैथ के अंदर हमने फ्लोर और स्क्वायर रूट देखा था, प्रिंट मेथड होता है एक। तो ये थे बिल्ट इन लाइब्रेरी के अंदर जो जावा क्लास लाइब्रेरी के अंदर प्रेजेंट है, हमें सिर्फ इंपोर्ट करने और हम डायरेक्टली उनको यूज कर सकते हैं। तो जी ये था लास्ट लेक्चर का रीकैप। और आज के लेक्चर में हम कवर कर रहे होंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन जावा, मेथड कॉल बाय वैल्यू एंड मेथड कॉल बाय रेफरेंस। उसके अलावा हम फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर्स भी देख रहे होंगे। सो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो व्हाट इज स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन जावा? स्कोप मीन्स द रीजन from where
a variable can be accessed. एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझने वाले हैं स्कोप को अच्छे से। बस अभी आप एक बात का ध्यान रखिए कि सेम स्कोप में किन्हीं भी दो वेरिएबल्स का नाम सेम नहीं हो सकता। डिफरेंट स्कोप में दो वेरिएबल्स का नाम सेम हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हम मेन मेथड के अंदर हैं, हमने एक वेरिएबल बनाया ए। हम दूसरा कोई और वेरिएबल ए नहीं बना सकते, चाहे उसका डेटा टाइप इंटीजर हो या कुछ और हो। लेट्स से हम एक और इंट ए लिखें तो यहाँ पे एरर आ रही है। और एरर क्या है कि वेरिएबल ए इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द स्कोप। आप बोलें कि हम डबल ए बना लें तो वो भी नहीं पॉसिबल है, आप स्ट्रिंग ए भी नहीं बना सकते। ठीक है, रीजन बीइंग एक स्कोप में एक वेरिएबल का नाम यूनिक होता है हमेशा। ओके, नाउ देयर आर थ्री level of scopes that we will discuss today. First is class level scope, second is method level scope and third is block level scope. अब class level scope क्या चीज होती है देखते हैं। डेमो पर्पस के लिए हम एक एल्जेब्रा क्लास बनाते हैं। ठीक है, उसमें हम दो वेरिएबल्स बनाते हैं, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 5। ओके, अब ये जो वेरिएबल्स है ना a एंड b, these are member variables of this class, correct? ये वेरिएबल्स पूरी क्लास में कहीं भी एक्सेस किए जा सकते हैं। सो दे आर इन द क्लास लेवल स्कोप। ओके, हम कोई भी फंक्शन बनाए, फॉर एग्जाम्पल हम एक ऐड फंक्शन बनाते हैं। ऐड क्या करेगा, ए और बी का लेट्स से सम करेगा ऐड। लेट्स से हम सब्ट्रैक्ट फंक्शन बनाते हैं, वो ए और बी का सब्ट्रैक्ट, ए और बी का डिफरेंस ला के देगा। ए और बी पूरी की पूरी क्लास में कहीं भी एक्सेस किए जा सकते हैं, किसी भी मेथड में, कंस्ट्रक्टर में, कहीं भी हम मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज दे आर इन द क्लास लेवल स्कोप। ठीक है, द सेकेंड लेवल ऑफ स्कोप इज मेथड लेवल ऑफ स्कोप। So these are the variables that are declared inside the method and cannot be accessed outside the method. So for example, ये जो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट फंक्शंस बनाए, लेट्स से इसी के अंदर हम ये a और b की जगह दो वेरिएबल्स बनाते हैं, p इज इक्वल टू 10 एंड q इज इक्वल टू कोई और नंबर लेते हैं, चलो 100 एंड q इज इक्वल टू 20। और अब p और q को हम सम करके रिटर्न कर देते हैं। ऐड एक मेथड है, इस मेथड के अंदर हमने दो वेरिएबल्स बनाए p और q। द पॉइंट हियर इज कि आप p और q वेरिएबल्स को ऐड मेथड के बाहर कहीं एक्सेस नहीं कर सकते। आप ये बोलें कि हम सब्ट्रैक्ट में p माइनस क्यू लिख देंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे ये रेड कलर्ड हो गए, तो इसका मतलब है कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल p। क्यों नहीं रिजॉल्व कर पा रहा है, क्योंकि इसको पता ही नहीं p क्या है। द रीजन वेयर p एंड q can be accessed is only the method in which they are declared. So this is called the method level scope. ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर p और q को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें p और q खुद से कुछ और वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट p and q need to be declared within the method level scope. Third is the block level scope of variables. So these are the variables that are declared inside curly braces. ठीक है, the thing here is that a block of code may exist on its own. On its own का मतलब क्या है कि आप पूरे कोड में ना कहीं पे बस ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगा के छोड़ सकते हैं। मतलब ऊपर से मतलब कोई फॉर लूप या इफ स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ब्लॉक ऑफ कोड अपने आप में भी एग्जिस्ट कर सकता है और इट कैन बिलोंग to an if statement, to any kind of loop, be it for, while, do while, right? So अब block level scope का एग्जाम्पल समझते हैं। एक मेथड बनाते हैं हम, void demo block, और let's just call it demo।
ओके, मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे a इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये मैंने एक ब्लॉक बना दिया यहाँ पे, ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया b इज इक्वल टू 10। a वेरिएबल जो था ये मेथड लेवल स्कोप में बना हुआ है, राइट। मैं यहाँ पे a प्रिंट कर सकती हूँ, ठीक, पर मैं यहाँ पे b नहीं प्रिंट कर सकती, क्योंकि b का जो स्कोप है वो ब्लॉक लेवल है। ये हम यहाँ से a और b हटा देते हैं, क्योंकि वो तो क्लास लेवल स्कोप में आता है ना, तो अगर हम b नहीं हटाएंगे तो यहाँ पे b कैच हो जाएगा। बट नाउ b कैन नॉट बी एक्सेस्ड हियर, ठीक है। तो ये ब्लॉक लेवल स्कोप था। ब्लॉक लेवल स्कोप के बाहर, चाहे ब्लॉक से पहले या ब्लॉक के बाद में, हम कहीं पे भी b को एक्सेस नहीं कर सकते। हम यहाँ पे a लिख दें या फिर हम यहाँ पे b लिख दें, इन दोनों जगहों पे देखिए रेड हो गया है, तो इट कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल b, बट ब्लॉक के अंदर हम b को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है ब्लॉक लेवल स्कोप। अब एक कोड के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स हो सकते हैं, तो हम एक और ब्लॉक बना सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम b की वैल्यू कुछ और दे सकते हैं। और b को अगर हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 10 प्रिंट होगा और यहाँ पे 100 प्रिंट होगा, क्योंकि ये वाला b इस वाले ब्लॉक के अंदर था और ये वाला b इस ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। हम इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। इसको रन करने के लिए हमें अलजेब्रा का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डेमो नाम का मेथड कॉल कर रहे होंगे। इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक मेथड लेवल स्कोप का एक वेरिएबल है a, उसको प्रिंट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 10 है। इसकी वैल्यू हम एक काम करते हैं 5 कर देते हैं, और हमने क्लास लेवल स्कोप में a और b वेरिएबल्स भी डिक्लेयर किए थे, बट वो हम कमेंट आउट कर चुके हैं, ठीक। उसके बाद हम पहले ब्लॉक से b प्रिंट कर रहे हैं और दूसरे ब्लॉक से भी दूसरा b प्रिंट कर रहे हैं, तो आउटपुट 5, 10 और 100 आना चाहिए। सी 5, 10 और 100 आउटपुट आ गया। सो दिस इज ब्लॉक लेवल स्कोप। अब ये जो ब्लॉक्स हैं, ये तो मैंने सिर्फ आपको ब्रेसेस लगा के दिखा दिए। दीज कुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ अ फॉर लूप। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 5 बार ये b प्रिंट करना है, तो ये ब्लॉक लेवल स्कोप ही है। ये 5 बार 10 प्रिंट करेगा, ठीक है। रन करके देखते हैं, तो 5 एक बार प्रिंट हुआ, देन 10 was printed 5 times and then 100 was printed. This can also be a part of if statement. So if true, ट्रू मैंने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि ट्रू हमेशा ट्रू होता है, तो दिस स्टेटमेंट विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो इसको रन करने से कोई चेंज नहीं आएगा, वी विल स्टिल सी द सेम आउटपुट, ठीक। नाउ लेट्स डिस्कस लूप वेरिएबल्स। ये जो आई है ये एक लूप वेरिएबल है, क्योंकि हमने लूप बनाते वक्त इसको डिक्लेयर किया है। ये जो लूप वेरिएबल होते हैं इनका भी ब्लॉक लेवल स्कोप होता है। मतलब आपने यहाँ पे आई डिक्लेयर किया ना, तो इस आई की एग्जिस्टेंस सिर्फ लाइन नंबर 26 तक है। अगर हम इस पॉइंट पे आके आई को प्रिंट करने लग जाएं तो आई नहीं प्रिंट होगा। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी रेड हो चुका है, क्योंकि कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल आई। रन करके हम एक बार एरर भी देख लेते हैं क्या आएगी। कैन नॉट फाइंड सिंबल वेरिएबल आई में प्रॉब्लम है, ठीक है। बट ये सेम चीज़ अगर हम कोड के अंदर करें, बी को प्रिंट करने की जगह इस बार हम आई प्रिंट करते हैं, तो क्या आउटपुट आना चाहिए। ये 5 भी एक काम करते हैं, हटा देते हैं, तो एक बार हमारा 100 प्रिंट होना चाहिए और 0 से लेके 4 तक सारी वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए। So 0, 1, 2, 3, 4 and 100. So I could be accessed inside the block, but it cannot be accessed outside the block. Now since लूप वेरिएबल्स का ब्लॉक लेवल स्कोप होता है, तो हम यहाँ पे एक और फॉर लूप लिख सकते हैं। इस इफ को हम एक और फॉर लूप से रिप्लेस कर देते हैं, और इस फॉर लूप को हम लेट्स से सिर्फ 2 बार चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, क्योंकि आई का स्कोप यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसलिए हम एक नया वेरिएबल
बना पाए सेम नाम आय का। ये आय और ये आय अलग हैं, सिर्फ नाम सेम है, ठीक है। और हम दो वेरिएबल्स क्यों डिक्लेयर कर पाए, क्योंकि इनका स्कोप चेंज हो चुका है। लो वेरिएबल्स हैव ब्लॉक लेवल स्कोप, जैसा हम ऐसे भी कर पा रहे थे ना, हमने दो बनाए थे, दो स्कोप बनाए थे और दोनों में हम बी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर पा रहे थे। यहाँ पे हमने 5 डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे 100। तो सिमिलरली हम आई विच इज अ लूप वेरिएबल उसको भी रिपीटेटिवली यूज कर पा रहे हैं, ठीक। तो इस कोड का आउटपुट क्या होना चाहिए, पहले वाले रूप से हम आई प्रिंट कर रहे हैं, इससे भी चलिए हम आई प्रिंट कर देते हैं। पहले वाले लूप से 0 से 4 तक सारी वैल्यूज आएंगी और दूसरे वाले लूप से 0 से 1 तक। So 0, 1, 2, 3, 4 and 0, 1 is the output. Now let's discuss formal parameters and actual parameters. So formal parameters क्या होते हैं? These are the parameters that are defined during function definition. Function और method. तो हमने अभी जो functions बनाए int sum, इसमें तो खैर हमने पास ही नहीं किया, पर लेट्स से हम कोई एक नया फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हम पैरामीटर लिस्ट पास कर रहे हैं, जिसमें हम दो वेरिएबल्स दे रहे हैं, इंट ए एंड इंट बी। तो ये जो ए और बी पास हुए हैं, दीज आर फॉर्मल पैरामीटर्स, ओके। फॉर्मल पैरामीटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज जस्ट पैरामीटर्स। एंड व्हाट आर एक्चुअल पैरामीटर्स? सी, जब हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं, लेट्स से हमने सम कॉल किया, अगर सम लेट्स से एक स्टैटिक फंक्शन है तो हम सम को बिना किसी ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकते हैं। सम और ए और बी हम इसमें पास कर रहे हैं, ये ए और बी कुछ भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है इनका नाम ए और बी हो, एक्स और वाई भी हो सकता है। इनको हम डायरेक्टली वैल्यूज भी पास कर सकते हैं, 5 एंड 6 लेट्स से। तो दे आर पैरामीटर्स दैट वी आर पासिंग व्हेन वी आर कॉलिंग अ फंक्शन, ठीक है। these are called as actual parameters, or they are also called as arguments, okay। so definition का फर्क है बस, फंक्शन डिफाइन करते वक्त जो पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं उन्हें हम फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं, और जो वैल्यूज हम एक्चुअली पास कर रहे हैं उन्हें एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। देखो, अभी तक हमने मेथड कॉल करना सीखा था। जब भी हम कोई मेथड कॉल करते थे, हम कोई वैल्यूज उसमें पास कर देते थे, जिनको हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, करेक्ट। पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस क्या होता है? ये दो अलग तरीके हैं टू पास दीज वैल्यूज, टू पास एक्चुअल पैरामीटर्स। एक्चुअल पैरामीटर्स दो तरीकों से पास किए जा सकते हैं। पहला तरीका है पास बाय वैल्यू और दूसरा तरीका है पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू क्या होता है? पास बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू कॉपी होती है। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। कॉपीज द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स। And the called function creates its own copies. और पास बाय रेफरेंस में क्या होता है? इसमें ओरिजिनल वैल्यूज के ऊपर काम होता है। इसमें रेफरेंस या फिर एड्रेस पास किया जाता है इंस्टेड ऑफ वैल्यूज। तो कॉपी नहीं बनती, सेम वेरिएबल के ऊपर काम हो रहा होता है। सो दिस पासेस द पैरामीटर्स as reference or address, and the called function does not create its own copy. It operates on the original values that are passed.
एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, हमारे पास मान लीजिए कोई फंक्शन है, कोई मेथड है सम नाम का, स्टैटिक बना देते हैं फिलहाल के लिए, और इसके पास दो वेरिएबल्स, दो पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं इसको, इंट ए एंड इंट बी, ठीक है। जब हम सम कॉल करते हैं कहीं और किसी और मेथड से, लेट्स से हम सम मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो हम इसको दो वेरिएबल्स पास कर सकते हैं, राइट। दो वेरिएबल्स हमें इसे पास करने हैं, दो पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स या एक्चुअल पैरामीटर्स। लेट्स से इनका नाम है एक्स वाई, और एक्स हमने कुछ डिफाइन कर दिया है 5 और वाई डिफाइन कर दिया है हमने 10। तो होता क्या है, जब सम कॉल होता है ना, ये सम अपनी कॉपीज बनाता है ए और बी की, एक्स और वाई पे ऑपरेट नहीं करता। बच्चे यहाँ पे एक्स और वाई ए भी लगाया तो समझ आता है, लेकिन कई बार क्या करते हैं हम, सम ए बी कॉल करने लग जाते हैं। ए की वैल्यू कुछ डिक्लेयर कर देते हैं और बी की वैल्यू कुछ डिक्लेयर कर देते हैं। सो द थिंग इज कि ये ए और ये ए अलग हैं, दीज आर नॉट सेम। ये ए 10 था, ठीक है। तो जब हमने कॉल किया इस वाले ए को पास करके, तो इस मेथड ने एक और ए बनाया किसी और मेमोरी एड्रेस पे। मान लीजिए इसका मेमोरी एड्रेस समथिंग है, XZ12F समथिंग, कुछ भी एड्रेस मान लीजिए इसका। तो इसका एड्रेस, ये जो ए है ना, इट हैज सम डिफरेंट एड्रेस, AF12 सम डिफरेंट एड्रेस, बस वैल्यू कॉपी हो गई है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस पास बाय वैल्यू थिंग बाय एन एग्जाम्पल, कि वैल्यू चेंज नहीं होती, कॉपी बनती है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। सो लेट्स से हमने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, जिसकी वैल्यू इनिशियली 10 है। अब हम एक मेथड बनाते हैं चेंज वैल्यू नाम का, और इसको एक पैरामीटर देते हैं ए, ठीक है। ये एक पैरामीटर लेता है ए, और ये क्या करता है, ए की वैल्यू को चेंज कर देता है। इसको जो भी वैल्यू पास कर रहे हैं हम, लेट्स से उसमें ये 100 मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है। तो हमने ए की वैल्यू 10 डिक्लेयर करी अपने मेन मेथड में। अब हम चेंज वैल्यू फंक्शन को कॉल करते हैं, इसको स्टैटिक बना देते हैं जिससे हम डायरेक्टली कॉल कर पाए। चेंज वैल्यू और ए पास करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट बिफोर चेंजिंग वैल्यू and let's print after changing value। हमने a पास किया, राइट, और a की वैल्यू को चेंज कर दिया। अब आउटपुट देखते हैं क्या आता है। सी, बिफोर चेंजिंग वैल्यू भी 10 था और आफ्टर चेंजिंग वैल्यू भी 10 ही था। इट वॉज नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ऐसा क्यों हुआ, देखिए, ये जो a पास हुआ है ना, ये पास बाय वैल्यू हुआ है। इसमें यहाँ पे जो ये a है, इसकी ये एक नया वेरिएबल बना किसी दूसरे एड्रेस पे, इसको एक नई मेमोरी मिली और उस नए वेरिएबल की वैल्यू को 100 किया गया। अगर हम यहाँ पे a प्रिंट करेंगे ना, तो यहाँ 1000 हो गया इनसाइड चेंज वैल्यू, ठीक है। हम इसको रन करते हैं। सो बिफोर चेंजिंग वैल्यू 10 था, इनसाइड चेंज वैल्यू 1000 हो गया और आफ्टर चेंजिंग वैल्यू 10 हो गया। अब सेम चीज अगर हम पास बाय रेफरेंस करते, पास बाय रेफरेंस का क्या मतलब होता है, हम एड्रेस पास करते हैं, तो क्या होता है, जो कॉल्ड मेथड होता है वो कोई नई कॉपी नहीं बनाता, उसी पे ऑपरेशन कर रहा होता है, इसलिए वैल्यू चेंज हो जाती है। बट जावा ऑलवेज हैज पास बाय वैल्यू, जावा में पास बाय रेफरेंस नहीं होता, जावा में पास बाय वैल्यू ही होता है, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस सम एमसीक्यूज। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो कोड। मेन पे जाते हैं, मेन से शुरू होती है सारी एग्जीक्यूशन। पी डिक्लेयर हुआ 26, क्यू डिफाइन हुआ 13, और हमने डिक्रीज फंक्शन कॉल किया। डिक्रीज एक ऐसा फंक्शन है जो कुछ कुछ कर रहा है, बट हमें पता है कि पास बाय वैल्यू होती है जावा में, करेक्ट। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पी और क्यू की वैल्यूज पे। n1 एक अलग वेरिएबल बनेगा जिसकी वैल्यू p होगी, तो वैल्यूज चेंज सिर्फ n1 और n2 की होंगी, p और q की वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। p 26 था,
Q26 था, Q13 था, N1 बना P के इक्वल, N1 26 रहा और N2 13 हो गया। इस कोड से N1 की वैल्यू चेंज हो गई, 25 हो गई और N2 की वैल्यू भी चेंज हो गई। N2 की वैल्यू में क्या चेंज हुआ, ये 2 से हमने डिक्रीज कर दिया, ठीक है। तो N1 की वैल्यू 25 हो गई, N2 की वैल्यू 11 हो गई, पर P की वैल्यू 26 ही रही और Q की वैल्यू 13 ही रही। तो हमने डिक्रीज कॉल किया और डिक्रीज में हम N1 और N2 को प्रिंट कर रहे हैं। तो N1 और N2 क्या है यहाँ पर, 25 एंड 11, करेक्ट। हम वापस आए मेथड कॉल को कंप्लीट करने के बाद, फिर हमने P और Q को प्रिंट किया। P और Q हमारे 26 और 13 ही है, सो द आउटपुट शुड बी दिस, ओके। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो कोड? P हमने 24 डिक्लेयर किया, फिर हमने मेक ट्वाइस फंक्शन कॉल किया जिसमें P को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद हम P को प्रिंट कर रहे हैं, तो आउटपुट 24 ही आएगा, क्योंकि जावा में पास बाय वैल्यू होता है, इसलिए वैल्यू चेंज नहीं हुई। विल द फॉलोइंग कोड जनरेट एनी एरर? मेन से शुरू करते हैं। P एक वेरिएबल डिफाइन किया हमने जिसकी वैल्यू है 890। उसके बाद हमने एक टेम्प नाम का मेथड कॉल किया और टेम्प में P को पास किया, ठीक है। तो जब टेम्प एग्जीक्यूट हुआ तो टेम्प ने एक नया P बनाया, ये मान लीजिए 1AF एड्रेस पे था, किसी भी एड्रेस पे था। टेम्प ने एक और P बनाया, सिर्फ वेरिएबल का नाम सेम है बट इट्स ऑन अ डिफरेंट एड्रेस, ACF समथिंग, ओके। और उसकी वैल्यू क्या हो गई, 890, ठीक है। उसने वैल्यू कॉपी करी। Q की वैल्यू हो गई P, तो एक और वेरिएबल बना Q, और ये Q कहाँ बना है, ये टेम्प के स्कोप में बना है। ये वाला P 890 टेम्प के स्कोप में है, ये Q जो फिलहाल 890 के इक्वली है ये भी टेम्प के स्कोप में है, और Q की वैल्यू को हमने 100 से डिक्रीज करके 790 कर दिया, ठीक है। हम नेक्स्ट लाइन पे आए, हम प्रिंट कर रहे हैं Q की वैल्यू क्या हो गई 790, तो एरर कहाँ है सर, यही एरर है। ये Q जो है ये टेम्प के स्कोप में था, ये देखिए ये टेम्प के स्कोप में था, और टेम्प का स्कोप और मेन का स्कोप अलग है। टेम्प एक अलग मेथड है, मेन एक अलग मेथड है, तो ये लाइन हमको एरर देगी, ठीक है। सो यार आज के लेक्चर के कॉन्सेप्ट्स हम सारे पढ़ चुके हैं, आइए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हमने जो भी पढ़ा। तो हमने पढ़े आज स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, हमने देखा क्लास लेवल स्कोप क्या होता है, मेथड लेवल स्कोप और ब्लॉक लेवल स्कोप्स क्या होते हैं। क्लास लेवल स्कोप क्या होता है, जो हमने क्लास में मेंबर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए वो पूरी क्लास में एक्सेसिबल होते हैं। आप उनको पूरी क्लास में कहीं भी, किसी भी मेथड में, कंस्ट्रक्टर में, कहीं भी आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। मेथड लेवल स्कोप क्या होता है कि एक मेथड के अंदर जो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं वो सिर्फ मेथड के अंदर ही यूज़ हो सकते हैं, मेथड के बाहर नहीं यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। और ब्लॉक लेवल स्कोप क्या होता है कि भाई हम 2 कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और उनके अंदर जो भी लिखा गया है वो ब्लॉक लेवल स्कोप में आता है। ये कर्ली ब्रेसेस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इफ़ आप इफ़ के अंदर भी, मतलब जो इफ़ वाले कर्ली ब्रेसेस होते हैं वो भी एक ब्लॉक लेवल की शुरुआत कर सकते हैं। जो लूप वेरिएबल्स होते हैं वो भी ब्लॉक लेवल स्कोप में ही आते हैं, ठीक है। तो हमने ब्लॉक लेवल स्कोप में एग्जांपल्स भी देखे थे इस तरह के कि मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, तो हम इसके अंदर एक ब्लॉक अगर बना के b को डिक्लेयर कर दें 100, तो पहली बात तो ये है कि इस ब्लॉक के बाहर b एक्सेसिबल नहीं है। अगर आप यहाँ पे एस आउट b करेंगे तो एरर आएगा, अगर आप यहाँ पे एस आउट b करेंगे तो एरर आएगा। और हमने ये देखा कि एक स्कोप के अंदर किन्हीं भी 2 वेरिएबल्स का नाम सेम नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप एक और ब्लॉक यहाँ पे बनाएं, ठीक है, और यहाँ पे आप फिर से b डिक्लेयर करें तो एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो b था इसकी एग्जिस्टेंस तो सिर्फ यहीं तक थी ना, इसी ब्लॉक तक। यही तो होता है ब्लॉक लेवल स्कोप। ये ब्लॉक तो अलग हो गया ना, इसलिए हम डिक्लेयर कर पाए। बट अगर आप सेम ही ब्लॉक में एक और बार b डिक्लेयर करने लग जाएं कि भाई यहाँ पे, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे लूप वेरिएबल्स होते हैं जिनका ब्लॉक लेवल स्कोप होता है, और लूप वेरिएबल्स का ब्लॉक लेवल स्कोप होने के कारण ही, देखिए फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है, इसके अंदर हम फॉर i इक्वल टू 0 टू वॉट एवर हम लिख पाते हैं, और हम फिर से एक और लूप लिख पाते हैं जिसमें हम i को ही एज अ लूप वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई लूप का जो लूप वेरिएबल है
उसका स्कोप तो ब्लॉक लेवल है ना, ये आई की एग्जिस्टेंस यहाँ खत्म हो गई, इसलिए हम यहाँ दोबारा उसको डिक्लेयर कर पाए, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं। जब फंक्शन डिफाइन करते वक्त जो पैरामीटर्स हमने लिखे हैं फंक्शन में वो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, जो कॉल करते वक्त हम डाल रहे हैं वो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। फिर हमने पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस पढ़ा। पास बाय वैल्यू में क्या होता है, एक्चुअल रेफरेंस नहीं जाता, ऑब्जेक्ट की वेरिएबल की कॉपी बन के पास होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है, PSVM में ही लिख देती हूँ कि भाई इंट वैल्यू इज इक्वल टू 5। अब ये जो वैल्यू है ना, ये हमारी मेमोरी में किसी एड्रेस पे बना होगा, लेट्स से 1AF एड्रेस पे 5 बना है, ठीक है। मेमोरी एड्रेसेस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है, चेंज फंक्शन का नाम है, वॉइड उसका रिटर्न टाइप है, और ये एक वैल्यू लेता है इंट वैल, और ये क्या करता है, इसको आप जो भी वैल्यू पास करो ये उसको 1000 में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर हम यहाँ पे चेंज कॉल करते हैं वैल्यू पास करके और उसके बाद वैल्यू को प्रिंट करते हैं, तो वैल्यू क्या प्रिंट होती है, वैल्यू 5 ही प्रिंट होती है। क्योंकि हुआ क्या, जब ये वैल्यू पास हो रही है ना, तो एक और नई वैल्यू, एक और नया ऑब्जेक्ट, एक वेरिएबल बनता है मेमोरी में जिसका एड्रेस कुछ और होता है, मान लीजिए 2B3, और इस वाली वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यू है, इस VAL वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या है 5, वो यहाँ पे कॉपी हो जाती है, और उसके बाद ये जो चीज़ है ये यहाँ पर यूज़ हो रही होती है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ना, इसका जो एड्रेस है वो 2B3 है, कि ये वाली जो वैल्यू है इसका एड्रेस 1AF है। तो जब आप चेंज वैल्यू कॉल कर रहे हैं तो पता है कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, ये बताइए, ये कौन सा एड्रेस है, ये 2B3 है ना, तो यहाँ पे 100 आ रहा है, 1000, और जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो हम 1AF वाला प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 आ रहा है। और जावा में हमेशा पास बाय वैल्यू होता है, ठीक है। पास बाय रेफरेंस में क्या होता है, एक्चुअल चीज़ पास हो रही होती है, ऐसा समझिए। अगर हमने ये चीज़ पास बाय रेफरेंस से की होती ना, तो यहाँ पे 1000 प्रिंट होता, पर जावा में पास बाय रेफरेंस नहीं होता, पास बाय वैल्यू होता है। पर पास बाय रेफरेंस के बारे में हम कुछ कुछ चीज़ें और डिस्कस कर रहे होंगे आने वाले लेक्चर्स में। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिसने ये सीरीज़ इस लेक्चर तक देखी, क्योंकि आज हम पहला माइलस्टोन अपना कंप्लीट कर चुके हैं। हमने जावा लैंग्वेज के फंडामेंटल्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगले लेक्चर में हम एरेज शुरू करने वाले हैं। अगले लेक्चर से हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स शुरू कर देंगे। पहला डेटा स्ट्रक्चर जो हम पढ़ रहे होंगे अगले लेक्चर में वो होगा एरेज। हम एरेज इंट्रोड्यूस करेंगे, डिक्लेयर करना देखेंगे, एरेज कैसे बनाते हैं, टाइप्स, ऑपरेशंस, बहुत सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करिए। अगर आपको अभी तक के किसी भी लेक्चर में कोई डाउट है तो दोबारा से उस लेक्चर को देखिए, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम एरेज पढ़ेंगे साथ में। तब तक के लिए कोड करते रहिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज अ जेंटल रिमाइंडर, आप pwskills.com वेबसाइट पे जाके लेक्चर्स के नोट्स, असाइनमेंट्स और अपकमिंग लेक्चर्स का शेड्यूल एक्सेस कर सकते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई विल हाईली एडवाइज कि आप असाइनमेंट्स ज़रूर से सॉल्व करें। लेक्चर्स के वीडियोस तो देखें ही, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट भी सॉल्व करें। आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एंड वी विल सी द फॉर्म, एंड जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं वी विल पिक देम अप एंड एड्रेस देम in the upcoming live doubt resolution sessions that we will conduct. So thank you again and happy coding. Bye.